नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे, नागालैंड इंसर्जेंसी। अभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में है। कभी कभी ये टॉपिक न्यूज में रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत पुराना है। ये टॉपिक आप समझिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तब से इसकी बात चल रही है। अभी रिसेंटली जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का इसाक मुवैया फैक्शन है, इसाक मुवैया फैक्शन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक और फैक्शन है जिसका नाम है खापलांग फैक्शन। खापलांग फैक्शन को भारत की सरकार ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। ये खापलांग फैक्शन 1988 में बना था। एनएससीएन नागालिम बना था आपका 1980s में। पूरा बताऊंगा। तो एनएससीएन नागालिम इसाक मुवैया, इसके चीफ थोइंगलांग मुवैया ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो नगाज हैं वो को एग्जिस्ट करेंगे इंडिया के साथ, वो कभी भी इंडिया के साथ मर्ज नहीं करेंगे। तो एक बहुत मेजर इशू है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैंने एक नया लिंक बनाया है अपने टेलीग्राम चैनल का। शायद पुराना लिंक चल नहीं रहा था, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर लिंक ब्रेक हो गया, नहीं चल रहा है। इसलिए नया लिंक बना के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया। आप वहां से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ सबकी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे सवाल भी जवाब भी कर सकते हैं। जितना मेरे को समय मिलेगा मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैप में आपको नागालैंड नजर आ रहा है। ये एक लैंडलॉक स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। इसके बॉर्डर पे देखा जाए तो आपको नॉर्थ साइड पे अरुणाचल प्रदेश नजर आएगा, वेस्ट पे आपको आसाम दिखेगा, साउथ में आपको मणिपुर दिखेगा और ईस्टर्न साइड पे आपको दिखेगा म्यांमार, और वो भी म्यांमार का सगाइंग रीजन। नागालैंड की कैपिटल सिटी है कोहिमा, जो इधर नजर आ रही है। लार्जेस्ट सिटी है दीमापुर। उसकी उतनी जरूरत नहीं है इतना जानने की। नागालैंड 16वां स्टेट बना इंडिया का, कब? 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड में इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम चल रही है 1950 से। नागालैंड ज्यादा इंडस्ट्रियली एडवांस्ड है नहीं, सर्विस सेक्टर का वहां पे ज्यादा उधर हुआ नहीं है, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंट है और एग्रीकल्चर डोमिनेंट है वहां की इकोनॉमी में। 70% ऑफ द स्टेट इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कुछ और एक्टिविटीज हैं जैसे कि फॉरेस्ट्री, चूंकि जंगल बहुत है नागालैंड में, टूरिज्म, लोग घूमने बहुत जाते हैं, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और कुछ छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज है नागालैंड में। बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे हैं। आगे चलते हैं। अब दोस्तों, जब नागालैंड स्टेट की बात हो रही तो कभी भी नागालैंड स्टेट को और नागालिम को आप एक मत मानिएगा। नागालिम एक बहुत बड़ा इलाका है। ये इलाका चाइना, इंडिया और म्यांमार 3 कंट्रीज में एक्सटेंड करता है। इसका जो एरिया है वो लगभग 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जो पॉपुलेशन है वो 45 लाख से ज्यादा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अनरिप्रेजेंटेड नेशंस एंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन। इस अनरिप्रेजेंटेड नेशंस एंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है हेग, नीदरलैंड्स में। 11 फरवरी 1991 को यह ऑर्गेनाइजेशन बना था। काम क्या है इसका? टू फैसिलिटेट द वॉइसेस ऑफ अनरिप्रेजेंटेड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशंस एंड पीपल्स वर्ल्ड वाइड। जो अनरिप्रेजेंटेड लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल्स हैं, जो नेशन से मार्जिनलाइज्ड, उनको रिप्रेजेंट देना, उनकी आवाज को जोर देना। 44 मेंबर्स हैं इसके। हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अगर आप इसके मेंबर्स को देखोगे तो नागालैंड उसमें मेंबर है, बलूचिस्तान उसमें मेंबर है, तिब्बत उसमें मेंबर है, ताइवान उसमें मेंबर है, गिलगित बल्तिस्तान उसमें मेंबर है, ईरानियन कुर्ड्स उसमें मेंबर है। समझ गए ना दोस्तों? तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये और नागालैंड इसमें मेंबर है। ओके, अगर आप नागालैंड की बात करें तो उसमें क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, एनिमिज्म और बहुत सी रिलीजियस जो धारणाएं हैं उनको फॉलो करने वाले लोग हैं। और अगर आप ट्राइबल ग्रुप्स की बात करो तो ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स मिला के बनते हैं नागालैंड। तो आप समझ गए ना, नागालैंड इज बेसिकली नॉट नागालैंड। नागालैंड रिप्रेजेंट्स अ बिगर एरिया, एक बड़े एरिया को नागालैंड रिप्रेजेंट करता है। नागालैंड कैसे बनेगा? जहां जहां पे ओरिजिनली नागाज लोग रहते थे, अगर उस पूरे इलाके को अगर आप जोड़ दो तो उसको आप बोलोगे नागालैंड। अगर देखा जाए इस नागा कम्युनिटी के बारे में तो ये लोग ओरिजिनली मंगोलिया से हैं। तो ये जो नागालैंड वाला इलाका है 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर में, इस इलाके में ये लोग 10th सेंचुरी बीसी में आए थे, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले आए थे। ओके, आप देखिए ये जो इनका इलाका है जहां पे ये लोग पहले रहते थे वो बाद में बांट दिया गया चाइना, इंडिया और म्यांमार के बीच में। अभी चाइना वाला जो नागालैंड था उसके बारे में तो कभी बातचीत होती नहीं है। इंडिया और म्यांमार वाले नागालैंड के बारे में अक्सर कर बातचीत होती है। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में नागालैंड का जो हिस्सा आता है वो 4 स्टेट्स में एक्सटेंड करता है अभी के लिए। आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में और नागालैंड में। और जो ईस्टर्न पार्ट है नागालैंड का वो कहां पहुंचता है? म्यांमार, बर्मा में। म्यांमार में 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर ये नागालैंड का हिस्सा एक्सटेंड करता है, एक तो कचिन स्टेट में और एक सगाइंग डिवीजन में। आगे चलते हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की बात करते हैं।
इस फोटो में दोस्तों आपको पूरा का पूरा ग्रेटर नागालैंड नजर आ रहा है। यहाँ देखिए, ये जितना भी शेडेड इलाका है पूरा का पूरा नागालैंड में, जिसमें इधर वाला ये जो इतना इलाका है ये आपको म्यांमार में नजर आ रहा है, और ये जो इस तरफ का इलाका है वो आपको इंडिया में नजर आ रहा है। अभी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड की बात करें तो ये एक मॉइस्ट नागा नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से ऑपरेट करता है। कुछ हद तक ये म्यांमार से भी ऑपरेट करता है, बट म्यांमार में जो इनकी एक्टिविटीज हैं बहुत लिमिटेड है। इनका एक गोल है कि नागालैंड को एस्टैब्लिश करना, एक ऐसा बड़ा इलाका बनाना जहां पे पहले नागास रहा करते थे और अब वहां पे केवल नागास ही रहेंगे। इनका स्लोगन क्या है? नागालैंड फॉर क्राइस्ट। अभी ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ नागालैंड फ्रॉम इंडिया, ये इनका एम है। अभी लॉन्ग रनिंग ये जो नागा इंसर्जेंसी है इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। ब्रिटिशर्स ने आसाम को एनेक्स कर लिया 1826 में। आपको पता है अहोम डायनेस्टी राज कर रही थी। अहोम डायनेस्टी के ऊपर धावा बोल दिया म्यांमार के रूलर्स ने। इस म्यांमार को पीछे ढकेलने के लिए अहोम डायनेस्टी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पैक्ट किया, लड़ाई लड़ी और म्यांमार को बाहर खदेड़ दिया। बाद में ब्रिटिशर्स ने भी इस अहोम डायनेस्टी को ठेंगा दिखा दिया और 1826 में पूरे कंट्रोल को सीज कर लिया। ये तो खैर मैंने आपको स्पेक्ट्रम में पढ़ा रखा है। 1881 में आप देखोगे ये जो नागा हिल्स वाला इलाका था ना, अब जब देश आजाद हुआ तो आसाम में नागा हिल्स एक डिस्ट्रिक्ट बन के आ गया था। तो नागा हिल्स के आसपास का इलाका था, ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। आगे आप देखो क्या होगा। ब्रिटिश राज के दौरान कभी कोई खुश नहीं हुआ, ये भी खुश नहीं हुए। पहला जो साइन आया नागा रेजिस्टेंस का वो तब आया जब नागा क्लब बना 1918 में। साइमन कमीशन आया 1929 में। साइमन कमीशन देश के बारे में बात कर रहा था। नागा क्लब क्या बोल रहा था कि भैया आप बाहर निकलो, हमको अकेला छोड़ दो, हम आपके इस पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है। 1946 तक आते आते ये बात क्लियर हो चुकी थी कि देश की आजादी पास है। उस समय पे एक ऑर्गेनाइजेशन आया, नागा नेशनल काउंसिल, एनएनसी। ओके, इस नागा नेशनल काउंसिल के जो लीडर थे उनका नाम था अंगामी जापू फिजो। इन्होंने नागालैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया 14 अगस्त 1947 को। इनफैक्ट अंगामी जापू फिजो ने क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट की जो दूसरी ट्राइब्स थी ना, जैसे गारो, खासी, जैंतिया और दूसरी जगह पे जो ट्राइब्स थी, उन ट्राइब्स के जब जाके फिजो साहब ने बात की और बोला कि देखिए ये देश आजाद हो रहा है, इस पूरे देश को बनाने में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग अपने अपने अलग सोवरेन इंडिपेंडेंट अंपायर्स बना लेते हैं, हमें नहीं मिलना इस इंडिया से। क्योंकि उस समय पे बात हो रही थी कि दो कंट्रीज बनेंगी, एक पाकिस्तान बनेगा, एक इंडिया बनेगा। तो अंगामी जापू फिजो ने एक मूवमेंट सा लीड किया और बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स को ये बोला कि हम अपना अलग इलाका बनाते हैं, हमको इंडिया में मिलना नहीं है। देखिए बात की जाए अगर जियोलॉजिकली ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो हमारे देश से थोड़ा सा दूर था। ओके, मतलब अभी आप मेनलैंड की बात करो, मैंने आपको स्पेक्ट्रम में भी बताया था, तो यहां कहीं आपका नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, ये मेनलैंड है। मेनलैंड में जो ट्राइबल्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ज्यादा परेशान थे। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एंट्री थी, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री बोल लीजिए, वो थोड़ी लेट हुई। कैरेक्टर ऑफ ट्राइबल रिवॉल्ट्स, जो मेन लैंड में ट्राइबल रिवॉल्ट हुए और जो नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल रिवॉल्ट हुए, उसमें उसके कैरेक्टर में भी काफी फर्क था। जो नॉर्थ ईस्ट वाले जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स थे उनमें कभी भी कोई नेशनलिज्म की सद्भावना नहीं आई। मेन लैंड वालों में फिर भी कभी कभी नेशनलिज्म की सद्भावना आ जाती थी। आपने अगर मेरी स्पेक्ट्रम की वीडियोस देखी होंगी तो आपको यह पता होगा। नागा नेशनल काउंसिल ने बोला अंग्रेज वापस जा रहे हैं और अंग्रेजों के वापस जाने के बाद सोवरेन नागा स्टेट बनेगा। इसके लिए 1951 में इलीगली इन्होंने एक रेफरेंडम करा दिया। उस रेफरेंडम में जितने भी नागालैंड की ट्राइब्स थी 99% लोगों ने बोला कि भैया हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम इंडिया में नहीं मिलेंगे। बट क्या इनको इस तरीके की सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज लाने देगी सरकार? ऑब्वियसली नहीं लाने देगी। सरकार की तरफ से एक रेजिस्टेंस आया। पहले सरकार ने बहुत ज्यादा ब्रूटली रेजिस्टेंस नहीं किया, लेकिन फिजो साहब की एक्टिविटी जारी रही। 22 मार्च 1952 को इन्होंने अंडरग्राउंड नागा फेडरल गवर्नमेंट बनाई और नागा फेडरल आर्मी बनाई। अब देखिए तीन चीजें बन गई, एनएनसी, नागा नेशनल काउंसिल, नागा फेडरल गवर्नमेंट और नागा फेडरल आर्मी। ये तीनों मिलकर वायलेंस में बहुत लंबे समय तक इन्वॉल्व रहे। बहुत लंबी इंसर्जेंसी चली। इंसर्जेंसी में जो भी ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो भी लोग थे, इनको ये काफी मारते थे, वायलेंस करते थे। 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परेशान होकर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को इस इलाके में लगा दिया। चूंकि 1958 की बात हो रही थी तो उस समय पे नागालैंड स्टेट बना नहीं था, आसाम स्टेट का ही पार्ट था ये। अब देखिए
नागा नेशनल काउंसिल थी, इस नागा नेशनल काउंसिल में चलती किसकी थी? फिजो साहब की चलती थी। लेकिन नागा नेशनल काउंसिल में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि चाहते थे कि हाँ भाई, ये जो इलाका है ये भारत सरकार का पार्ट बना रहे, भारत सरकार का हिस्सा बनने में काफी फायदा है, ग्रोथ होगी, हम एक बड़े देश के हिस्से होंगे तो हम ज्यादा ताकतवर होंगे। लेकिन फिजो साहब ने बोला कि नागा आइडेंटिटी अलग है, देश बनेगा, नगालिम बनेगा, और वो नागा आइडेंटिटी के आधार पर बनेगा। ये बात बोली गई। एनएनसी के दो मेंबर्स, नागा नेशनल काउंसिल के दो मेंबर्स, एक अलीबा इम्ती, एक टी साकरी। अलीबा इम्ती ने गवर्नमेंट द्वारा दिए गए एक बहुत हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट को ज्वाइन कर लिया, और टी साकरी ने गवर्नमेंट के साथ, यानी कि आसाम के जो गवर्नर थे ना, सर अकबर हैदरी, और ये सर अकबर हैदरी ऑब्वियस सी बात है किसको सपोर्ट कर रहे होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनके साथ एक 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन कर लिया टी साकरी जी ने। ओके, अल्बा अमिती जी भी उसमें इन्वॉल्व थे। आप देखिए, ये जो 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया गया जून 29, 1947, इसके जो बेसिक एसेंस थे वो नागालैंड आइडेंटिटी के अगेंस्ट जा रहे थे। क्योंकि फिजो साहब को क्या चाहिए था? इंडिया से आजादी, हमें अपना अलग नागालैंड बनाना है, वो इनका मेन एम था। अभी उस मेन एम के लिए तो इंडिया को तोड़ना पड़ेगा। क्या इंडिया को तोड़ने की परमिशन नहीं मिलेगी? नहीं। इंडियन गवर्नमेंट चाह रही थी कि कैसे भी करके इस नागा ग्रुप के अंदर से हमें कुछ सपोर्टर्स मिले, टी साकरी मिले, अलीबा इम्टी मिले। टी साकरी को मरवा दिया फिजो ने, मर्डर करवा दिया टी साकरी का। हालत बहुत खराब होने लगी, बहुत वायलेंस होने लगा, बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी होने लगी। तो चीजों को थोड़ा पैसिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ रिलैक्सेशंस देने शुरू किए। जैसे कि आसाम की जो डिस्ट्रिक्ट थी नागा हिल्स, इसको स्टेट बनाया गया 1963, और उनको थोड़ा एक्स्ट्रा इलाका दिया गया। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो बाद में अरुणाचल प्रदेश बना, उसके त्वेंसांग ट्रैक्ट को मिला के एक बड़ा नागालैंड बनाने की कोशिश की गई, और नागा से बोला कि भाई आपका अलग स्टेट है। ये कोशिश की सरकार ने भी। फिर 1964 में जयप्रकाश नारायण जी एक इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे, आसाम के चीफ मिनिस्टर बिमला प्रसाद चलीहा और रेव माइकल स्कॉट ने मिलकर एक पीस मिशन बनाया, और इस पीस मिशन ने गवर्नमेंट के बीच में और नागा नेशनलिस्ट काउंसिल के बीच में एक तरीके का एग्रीमेंट साइन कराया। इस एग्रीमेंट में यह बोला गया कि भाई ये जो भी नागा फेडरल आर्मी है, ये जो नागा फेडरल गवर्नमेंट है, आप जो वायलेंस कर रहे हो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अगेंस्ट, ये गलत है, आप वायलेंस मत करिए, आप वायलेंस रोक दीजिए, हम ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चला रहे हैं वो रोक देंगे। 1958 में बहुत तेजी से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाए थे गवर्नमेंट ने। एक्चुअली गवर्नमेंट काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि जो नागा रेबल्स थे बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, काफी मतलब वायलेंस पे उतर आई थी चीजें। लेकिन आप देखोगे कि इस नागा नेशनल काउंसिल में ही एक फैक्शन ऐसा हो रहा था जो कि भारत सरकार की तरफ टिल्ट हो रहा था, और एक फैक्शन ऐसा था जो कि पूरा फिजो के द्वारा लीड किया जा रहा था। फिजो शुरू से एक बात पे डटे हुए थे कि मैं अलग नागालैंड बनाऊंगा, मैं कभी भी भारत के साथ मिलूंगा नहीं। और आप देखोगे कि इस अकॉर्ड को साइन करने के, इस पीस मिशन के बाद भी जो वायलेंस है वो लगातार चलता रहेगा। एनएनसी, एनएफजी और एनएफए का एक बहुत बड़ा फैक्शन लगातार वायलेंस में इंडल्ज रहेगा। और आप देखोगे ये जो पीस मिशन था, शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि कुछ बातें हो रही हैं, कुछ चीजें हो जाएंगी, कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि हाँ कुछ हो जाएगा। एंड में पता चला कुछ नहीं होने वाला है। एक तरफ सरकार पीस मिशन को बात करके चीजों को शांत कराने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ कुछ रेबल ग्रुप्स लगातार फोर्सेस पे अटैक कर रहे हैं। 1967 में ये जो भी पीस टॉक्स हो रही थी, जो भी पीस मिशन भेजा गया था, ये फेल हो गया। शुरू में लगा था कि शायद कुछ सक्सेस मिलेगी, ये पूरी तरीके से फेल हो गया। और 1967 में एक मैसिव काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चालू किया सरकार ने बोला कि लगता है अब पीस टॉक से बात बनने वाला है नहीं। कुछ ग्रुप्स नागा नेशनलिस्ट काउंसिल के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ उनका झुकाव था, बट उनसे कुछ हो नहीं पा रहा था। एक मेजर फैक्शन लड़ रहा था इंडिया से। फिर आप देखोगे 11 नवंबर 1975 को कुछ चीजें सुधरती नजर आएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी तरीके से नागा नेशनलिस्ट काउंसिल के कुछ लीडर्स से शिलोंग अकॉर्ड साइन करवाया, और शिलोंग अकॉर्ड साइन करने के बाद नागा नेशनलिस्ट काउंसिल के कुछ लीडर्स सरकार के साथ मिलकर उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, हम इस वायलेंस को रोक रहे हैं। क्योंकि वायलेंस में केवल फोर्सेस नहीं मर रही थी, वायलेंस में जो नागालिम के लोग थे, जो नागा कम्युनिटी के लोग थे, वो भी मर रहे थे। अभी आप आर्म्ड फोर्सेस में गोली चलाओगे तो आर्म्ड फोर्सेस भी तो पलट के गोलियां चलाएंगी। तो जो कुछ फैक्शंस थे आपके नागा नेशनलिस्ट काउंसिल के और नागा फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, बहुत हो गया वायलेंस, हम अपने हथियार डाल रहे हैं। उस समय पे इसी जो आपके नागा मूवमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे थुइंगलांग मोवा, वो चाइना में थे, और इनके साथ और कुछ 140 मेंबर्स थे। इन्होंने मिलकर बोला कि भैया हम इस शिलोंग अकॉर्ड को नहीं मान रहे,
ये जो शिलोंग अकॉर्ड 11 नवंबर 1975 को साइन किया गया और ये बोला गया कि हाँ भाई पीस करते हैं, इस वायलेंस को बंद करिए, थोंग बुवे ने बोला हम इस शिलोंग अकॉर्ड को नहीं मानेंगे और 1980 में बनाया गया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। क्योंकि अब इनको लग रहा था कि जो नागा नेशनलिस्ट काउंसिल है, जो नागा फेडरल गवर्नमेंट है, नागा फेडरल आर्मी है, ठीक तरीके से काम कर नहीं रही, तो हमको एक और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है और 1980 में बना दिया गया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। शुरुआत में जब ये बना तो इसाक मोवैया इसमें डोमिनेंट थे, इसक चिसी सू थे और एसएस खापलांग थे। बाद में आप देखोगे कि इसाक मोवैया और एसएस खापलांग के बीच में, इनफैक्ट थोइंगलांग मोवैया, टीएच मोवैया और एसएस खापलांग के बीच में कुछ इश्यूज आ जाएंगे और एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होगा थोयांग मोवैया पे। 1988 में एनएससीएन दो भागों में टूट जाएगा, एक बनेगा एनएससीएन आईएम, एक बनेगा एनएससीएन खापलांग। इस टूटने की वजह थे क्लैन डिस्प्यूट्स। नागालैंड ट्राइब के अंदर भी दो क्लैन थे, अभी उन क्लैंस के बारे में भी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। तो आप देखो जब ये नागा नेशनलिस्ट काउंसिल की पावर जब कम होने लगी ना दोस्तों, तो उसके बाद आप समझिए कि भाई एनएससीएन को बनाया गया। ओके, आप देखिए फीजू थे, फीजू आपके ईस्ट पाकिस्तान भाग गए। जब फीजू को समझ में आया कि अब भैया इंडियन गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इंडियन गवर्नमेंट पकड़ने को दौड़ रही थी, तो वो बांग्लादेश में घुस गया। जो प्रेजेंट बांग्लादेश था उस समय पे वो ईस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान से वो फ्लाइट पकड़ के चले गए लंदन। लंदन में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनको कभी इंडियन गवर्नमेंट ने पासपोर्ट तो इशू किया नहीं था। ये जब लंदन पहुंचे वहां पे इन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट लिया और ब्रिटिश पासपोर्ट लेके इन्होंने इंडिया के वीजा के लिए अप्लाई किया। इंडिया ने कभी इनको वीजा दिया ही नहीं, इनकी लंदन में ही मृत्यु हो गई, उसके बाद कभी इंडिया आए नहीं। ओके, इनको फादर ऑफ नागा रेवोल्यूशन बोला जाता है, फीजू साहब को। चलिए, नागाज में इनकी काफी इज्जत है। अब देखिए ये जो नागालैंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मोवैया, ये अभी के लिए क्या डिमांड कर रहा है? ये चाहता है ग्रेटर नागालैंड, मतलब जितने भी कंटीजस नागा इनहेबिटेड एरियाज हैं इनको एक एंटिटी बनाया जाए। अभी आप बात करोगे नागालैंड एरिया को तो केवल नागालैंड स्टेट में तो है नहीं, वो आसाम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, मणिपुर में भी है। तो क्या ये स्टेट्स कभी चाहेंगे कि भाई इनका हिस्सा तोड़ के इस नागा इंसर्जेंसी को शांत करने के लिए दे दिया जाए? क्योंकि भाई जो इलाके आसाम, अरुणाचल और मणिपुर के पास है वहां काफी हद तक शांति आ चुकी है, हालांकि वहां पे भी वायलेंस हो रहा है बट थोड़ी शांति है वहां पे। तो आसाम, अरुणाचल और मणिपुर की सरकारें कभी नहीं चाहेंगी कि नागालैंड में इस नागा पीस अकॉर्ड को साइन करने की वजह से हमारे हिस्से ले लिए जाएं। प्लस बात यह है कि जब इस तरीके की सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज आती हैं तो अगर आप उनको अपीज करने की कोशिश करोगे तो वो बढ़ती ही चली जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट में तुएनसान डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मिला के प्रेजेंट डे नागालैंड स्टेट बनाया गया। तो पहले जो नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट थी वो तो और छोटी थी, उसमें तुएनसांग एरिया को मिलाया गया। अभी और इलाका मान लो आप दे भी देते हो तो क्या उसके बाद ये चीजें शांत होंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये चाहते हैं ग्रेटर नागालैंड जो कि 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो म्यांमार में भी पहुंचता है, चाइना में भी पहुंचता है। तो क्या म्यांमार से लड़ेगी लड़ाई सरकार? और चाइना वाले इलाके की तो ये बात ही नहीं करते, क्योंकि चाइना में आपको पता ही है कि इस तरीके की बातों का क्या होता है, किस तरीके से वो लोग रिएक्ट करते हैं। अभी के लिए जो नागालैंड स्टेट है उसका एरिया केवल 16,527 स्क्वायर किलोमीटर है। ये लोग चाह रहे हैं 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश इतनी आसानी से अपना इलाका दे देंगे? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट्स को तोड़ के नागालैंड को एक बड़ा इलाका देगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ओके, नागालैंड की असेंबली ने बार बार अपनी असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करके ग्रेटर नागालैंड की बात की है। उन्होंने बोला है इंटीग्रेशन ऑफ ऑल नागा इनहेबिटेड कंटीजियस एरिया अंडर वन एडमिनिस्ट्रेटिव अम्ब्रेला। इसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया दिसंबर 1964 में, अगस्त 1970 में, सितंबर 1994 में, दिसंबर 2003 में और अभी 27 जुलाई 2015 को। कुल मिला के बात दोस्तों ये है कि जो नागालैंड के लोग हैं ना, वो भी इस नागालैंड की बात के साथ एक्सेप्ट करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि उनका नागालैंड बने, लेकिन वो किस लेवल पे चाहते हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, आप देखिए नागालैंड के अंदर केवल नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया नहीं है, और भी बहुत से नागा ग्रुप्स हैं जो वहां पे टॉक्स में इन्वॉल्व है। और उन सारे अलग अलग नागा ग्रुप्स की कुछ अलग अलग डिमांड है, कुछ ज्यादा ऑटोनॉमी चाह रहे हैं, कुछ कम ऑटोनॉमी चाह रहे हैं। अब भाई इन लीडर्स के साथ पीस टॉक्स करने की जरूरत है, और मैंने बताया ना ये इशू बहुत लंबा चल रहा है। अब देखिए ये जो मोवैया, सू और जो दूसरे एनएससीएन आईएम के लीडर्स थे, थाईलैंड भाग गए अर्ली 1990s में। ओके, while Nagaland Governor M.M. Thomas, a church leader from Kerala, extracted the first positive response from NSCN-IM,
प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव मेट मुवैया सू एंड अदर्स इन पेरिस ऑन 15 जून 1995। 15 जून 1995 को नरसिम्हा राव जी भाई एनएससीएन के लीडर से मिले। नवंबर 1995 में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे होम के राजेश पायलट, वो बैंकॉक में इनसे मिले। हमारे प्राइम मिनिस्टर एचडी देवेगौड़ा साहब स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में 3 फरवरी 1997 को इनसे मिले। फिर जेनेवा बैंकॉक में भी मीटिंग हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद 30 सितंबर 1998 को मिले। तो सोचिए कितना लंबा इशू चल रहा है। कब शुरू हुआ ये इशू? 1950s में, और कब तक चल रहा है? अभी तक ये चालू है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया इस फैक्शन के साथ 25 जुलाई 1997 को। ये इफेक्ट में आया 1 अगस्त 1997 को। उसके बाद से 80 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। अभी के लिए थोड़ा पीस है। आप देखिए 1997 के बाद काफी पीस एस्टैब्लिश हो चुका है। इनफैक्ट 1990s भी थोड़ा बहुत पीसफुल रहा है। उससे पहले तो भैया इंसर्जेंसी पीक पे थी। फीजों के टाइम पे तो इंसर्जेंसी पीक पे थी। तो अभी पीस इनिशिएटिव्स की बात की जाए, ये नागा की पूरे इंसर्जेंसी के टॉप की बात करें तो शिलांग अकॉर्ड 1975, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ओके, अभी जब शिलोंग अकॉर्ड साइन हुआ, बहुत सारे लीडर्स ने इसको एक्सेप्ट किया, बहुत सारे लीडर्स ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो थुंगलोंग मुआ थे वो चाइना में बैठे थे, उनके साथ और कुछ लीडर्स थे वो चाइना में बैठे थे, उन्होंने शिलोंग अकॉर्ड को मानने से मना कर दिया। 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बना दिया। फिर आप देखेंगे सीज फायर एग्रीमेंट होगा 1997 में। तो एनएससीएन आईएम ने एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट के साथ, और ये बोला कि भैया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में हम अटैक नहीं करेंगे। बदले में सरकार ने बोला कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस काउंटर इंसर्जेंसी ऑफेंसिव ऑपरेशंस नहीं करेंगी। 1997 के बाद आप बोल सकते हो कि जो इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है वो काफी धीमे हो गए। और फाइनली जिसको हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट मांगती है, और कहीं ना कहीं अचीवमेंट है, वो था फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ 2015। 2015 के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई हम नागास की हिस्ट्री को, कल्चर को और उनकी यूनिक पोजीशंस को समझते हैं, हम उनके सेंटिमेंट्स की इज्जत करते हैं और हम उनके एस्पिरेशंस की भी इज्जत करते हैं। बदले में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने क्या बोला कि हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस को मानते हैं। दोनों के बीच में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ। ओके, और इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के थ्रू बोला गया कि चलिए अभी के लिए सारी की सारे जो भी इंटरनल इश्यूज हैं थोड़ी देर के लिए साइड रखिए, बैठ के बातचीत करते हैं और एक नागा पीस अकॉर्ड को साइन करेंगे जल्दी ही। ये बात दोनों साइड्स ने बोली। 2015 की बात है। लेकिन 2015 के बाद से चीजें थोड़ी ठीक दिख नहीं रही हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। हुआ क्या है दोस्तों कि जो व्यू पॉइंट्स है ना दोनों तरफ के, वो शायद थोड़े अलग हो गए। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में सरकार जो देना चाहती थी उसको शायद नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोविया वालों ने गलत समझ लिया, या फिर एनएससीएन आईएम वाले जो मांग रहे थे, या तो सरकार ने उसको गलत समझ लिया। अभी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? आर एन रवि जी। आर एन रवि जी ये इंटरल्यूक्यूटर है, यानी सरकार के बीच में और जो नागा के ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो भी बातचीत हो रही है उसमें मीडिएटर कौन है? आर एन रवि जी। आर एन रवि जी को बाद में नागालैंड स्टेट का गवर्नर भी बना दिया इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए। ये जितने भी नागा ग्रुप्स हैं ना, वो आर एन रवि जी के अगेंस्ट आके खड़े हो गए। इनका ये कहना है कि जो आर एन रवि जी हैं ये अलग अलग नागा पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में एक फूट सी डलवा रहे हैं। आर एन रवि जी ने अभी रिसेंटली कुछ ऑर्डिनेंसेस तो नहीं बोलना चाहिए, कुछ ऑर्डर्स इशू किए। आर एन रवि जी ने क्या बोला कि भैया देखिए स्टेट में बहुत सारा करप्शन हो रहा है, जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है वो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं वो एनएससीएन आईएम ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारा करप्शन, बहुत सारा एक्सटॉर्शन चल रहा है। इसीलिए ये जो स्टेट की गवर्नमेंट है, अगर कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट पे पोस्टिंग करती है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, किसी पुलिस वाली पोस्ट पे, ऑब्वियसली बात है यहाँ आईएएस फोर्सेस की बात नहीं हो रही, जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स उनकी बात हो रही है, तो उसके लिए पहले मुझसे अप्रूवल लेंगे। तो इस तरीके के बहुत से ऑर्डर्स इशू किए आर एन रवि जी ने, जो कि नागालैंड के गवर्नर है। अब ऑब्वियसली बात है जितने भी नागा ग्रुप्स हैं इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। नागा ग्रुप्स ने बोला है कि भैया ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है ना, इसके अंदर हमको बहुत इंडिपेंडेंस दी गई है, तो आप हमारे काम के बीच में इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हैं? आर एन रवि जी साफ साफ बोल रहे हैं कि भैया देश के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नागालैंड में नहीं लग रहे हैं। नागालैंड की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो गलत तरीके से चल रही है, वहां करप्शन, एक्सटॉर्शन, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो आर एन रवि जो कि सेंटर के बिहाफ पे वहां पे बैठे हैं, और नागा ग्रुप्स, इन दोनों के बीच में एक फैक्शन बनता नजर आ रहा है। ओके, ये एक प्रॉब्लम है। अभी इस फैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश भी की गई थी। अब देखिए 5 साल हो चुके हैं फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किए हुए, और 5 साल के बाद अभी भी नागा पीस अकॉर्ड पे कुछ बातचीत हो नहीं पा रही है। जो
NSCN-IM के जो हेड है मोवैया साहब, वो क्या बोल रहे हैं कि देखिए हम इंडिया में मर्ज नहीं करेंगे, हम को एग्जिस्ट करेंगे आपके साथ। मतलब हम आपके साथ रहेंगे जरूर, हम आपके साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट वी आर नॉट मर्जिंग। हमारा अलग फ्लैग होगा, ओके, हमारा एक तरीके से वो यही कह रहे हैं, हमारा अलग संविधान होगा, हमारा अलग फ्लैग होगा, हमारे अलग नियम कानून होंगे, सब कुछ हमारा अलग होगा, बस हम आपके साथ हैं। ये बोला इसाक मोवैया साहब ने। और RN रवि जी पे क्या इल्जाम लगाया गया? What has driven the Naga people far away from Ravi is his deceptive manner of handling the FA, as he deceitfully went beyond the call of interlocutor to indulge himself in playing divising game along the Nagas to dismantle the very foundation of FA. अब देखिए ये जो वर्जन लिखा हुआ है ना, ये जो आपके ग्रुप्स हैं, जो नागा ग्रुप्स हैं, उनका वर्जन है, खासकर ये NSCN-IM का वर्जन है। लेकिन ये पर्सन जो कि सेंटर की तरफ से वहां पे बैठा है, ये पर्सन तो यही चाहेगा ना कि इस स्टेट में हमारे देश के संविधान के प्रोविजंस लागू हों। तो वो कोशिश करेगा कि भाई वहां पे जो सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज उसको कम किया जाए। अभी सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज आप कम करोगे, किसी की इंटरनल ऑटोनॉमी को लेने की कोशिश करोगे, तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आएंगे ही आएंगे। अब इसके बीच में एक बैलेंस बिठाने की जरूरत है, और बैलेंस बिठाने के लिए एक पीस एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत है, और पीस एग्रीमेंट साइन हो नहीं पा रहा है। पीस एग्रीमेंट में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, पीस एग्रीमेंट में बहुत सारा डिस्कॉर्ड आ रहा है। जो नागालैंड के लोग मांग रहे हैं वो सरकार दे नहीं सकती। नागालैंड के लोग क्या मांग रहे हैं? हमें पूरा नागालैंड चाहिए। तो अब क्या म्यांमार से जंग लड़ेंगे नागालैंड लेने के लिए? क्या आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का इलाका तोड़ के इनको देंगे? कैसे दे देंगे भाई? अगर वहां का इलाका तोड़ने लगोगे तो वहां प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है? तो इनको अपना अलग फ्लैग चाहिए, ये अपने अलग नियम कानून चाहते हैं, ये दूसरे जगह के इलाका अपने में मिला लेना चाहते हैं। ये सब चीजें कहां चल पाएंगी? कुछ हद तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लगेंगे ना नागालैंड में। अगर आप बोलोगे नहीं हम अपने नियम कानून चलाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके की बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं नागालैंड के इशू को रिजॉल्व करने में। अच्छा, एक और प्रॉब्लम निकल के आ रही है जो कि इंडिया के फेवर में भी हो सकती है और इंडिया के अगेंस्ट में हो सकती है। पहली बात तो यह है कि नागालैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं है। नागालैंड के अंदर बहुत सारे अलग अलग नागा ग्रुप्स हैं। नागालैंड के जो लोग हैं वो भी बटे हुए हैं, कोई किसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, कोई किसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है। हर ग्रुप की अपनी अलग अलग डिमांड है, तो एक कोहेरेंस सा नहीं बन पा रहा है। नागालैंड की प्रॉब्लम के साथ अगर डील करना है तो नागालैंड के अंदर कोई एक सिंगल ग्रुप हो जो पूरा रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उसके साथ बातचीत की जाए। बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन सारे ग्रुपों की अलग अलग डिमांड है, इसीलिए भी एक पीस जो एग्रीमेंट है वो मुश्किल हो रहा है। यहां पे ट्राइबल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर नागालैंड को अपने देश में पूरी तरीके से मिला लेना है तो ट्राइबल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्राइबल सोसाइटी है वो नागा सोसाइटी को डोमिनेट करती है, तो अगर ज्यादा ताकत ट्राइबल हेड्स को दी जाए, विलेज अथॉरिटीज को दिया जाए, सेंट्रलाइजेशन कम दिया जाए, इनको इनके लोकल एरिया में ज्यादा आजादी दिया जाए, तो इस चीज के बहुत चांसेस बनते हैं कि हम नागालैंड को अपने साथ मिला सकते हैं। अभी सरकार इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, देखते हैं क्या निकल के आता है। एक और ग्रुप के बारे में यहां पे आपको बताऊंगा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग। ये भी कभी कभी न्यूज में रहता है। 30 अप्रैल 1988 को यह ग्रुप बना था। ग्रुप बना क्यों था? थोइंगलांग मोवैया के ऊपर बोला जाता है एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद कुछ इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई हुई और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड दो ग्रुपों में बढ़ गया। एक था आपका इसाक मोवैया ग्रुप, एक था खापलांग ग्रुप। ओके, एक्चुअली ये क्लैन के ऊपर लड़ाई थी। नागास के अंदर दो क्लैंस हैं, एक कोनियाक है, एक तांगखुल्स है। जो कोनियाक्स हैं वो सपोर्ट करते हैं NSCN खापलांग को, और जो तांगखुल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं NSCN इसाक मोवैया को। अभी के लिए आप देखो तो ये जो NSCN नागालैंड, ये जो NSCN खापलांग है, इसको सरकार ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। 6 नवंबर 2015 को एक आर्मी कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ मणिपुर में। यह अटैक कराया NSCN खापलांग ने। उसके बाद NSCN खापलांग को सरकार ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको एक मेजर इंसर्जेंट ग्रुप भी बोला है। तो NSCN खापलांग एक इलीगल ग्रुप है, NSCN इसाक मोवैया एक लीगल ग्रुप है जिसके साथ इंडिया बातचीत कर रहा है। अगर आप बात करो NSCN खापलांग के, तो उसमें 4000 लड़ने वाले लोग हैं। दो तरीके हैं खापलांग फैक्शन के साथ डील करने के लिए। इनफैक्ट खापलांग फैक्शन का जो बेस है उसको म्यांमार में माना जाता है। तो खापलांग फैक्शन के साथ डील करने के दो तरीके हैं, या तो इनके साथ नेगोशिएट करो, वो सरकार करेगी नहीं, क्योंकि जिसको सरकार ने टेररिस्ट घोषित कर दिया उसके साथ नेगोशिएट करने का कोई मतलब बैठता नहीं। इनके साथ डील करने का दूसरा तरीका क्या है? ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन विद म्यांमार। म्यांमार के साथ मिलके मिलिट्री ऑपरेशन करके इनके फैक्शन को एलिमिनेट करो, जो कि सरकार ने कई बार किया भी है। साफ साफ बात यह है
नागालैंड स्टेट में जब पॉलिटिकल हार्मोनी आएगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोगों को लगेगा कि वो देश के साथ मिलकर रह पा रहे हैं, देश के किसी भी भाग में जाके रह पा रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, उनको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया देश को अपना मानने लगेंगे। सीधा सीधा सार है। तो ये था पूरा टॉपिक का एनालिसिस दोस्तों। इससे ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो खुले दिल से नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।